अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर मुक़्तदिर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू, और आपके सुनने वालों को भी मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम, सब कुछ। थैंक यू सो मच सर। सर ये जहां आप मौजूद हैं अमेरिका में, वहां के प्रेसिडेंट ट्रम्प, इनको हुआ क्या है सर? एक तरफ कभी कहते हैं कि जी मैंने जो चेंज लाना था ईरान में वो ला दिया है, कभी कहते हैं कि सऊदीया के जो MBS हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके बारे में कोई गलत वर्ड यूज करते हैं, और कभी कहते हैं मैं जंग जीत गया हूँ, कभी कहते हैं कि नहीं जीता हूँ। सर ये हो क्या रहा है ट्रम्प को? मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल हालत में उनका माइंड मुझे लग नहीं रहा। एक तो एक उम्र हो गई, ही इज क्लोज टू 80। हम्म। दूसरी जो है सो नींद नहीं हो रही काफी, ही इज अप लेट नाइट ट्वीट करते रहते हैं, फिर सुबह उठ के टीवी देखते हैं। हम्म। तो ही इज नॉट स्लीपिंग एनफ, ही इज वेरी ओल्ड, और प्रेशर बहुत ज्यादा है, और प्रेशर का बर्दाश्त करना इज नॉट दैट इजी। और और अगर थोड़ी भी लापरवाही हो गई तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे वगैरह, सो इज अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। और फिर गैर जरूरी बोलते बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा मीडिया मैनेज करते हैं, भूल जाते हैं कि वो प्रेसिडेंट है, प्रेस सेक्रेटरी नहीं। मैं सुना कि वॉर मीटिंग्स में भी आरजू, सिचुएशन रूम में जनरल्स के साथ ब्रीफिंग चल रही है, बीच में रिपोर्टर का फोन आता है, वो ले लेते हैं। हम्म। सो ही इज लाइक ऑब्सेस्ड विथ मीडिया मैनेजमेंट और बीइंग। और देखिए आप, कैबिनेट मीटिंग्स वो रखते हैं विद द प्रेस इन द रूम, तो सोचिए, मतलब वो तो शरैड हो जा, नौटंकी बन जाती है ना। इट्स नॉट अ सीरियस मीटिंग कि आप खुल के कोई बात ही नहीं कर सकता। और आधा वक्त तो सारी वो क्या कहते हैं वो ट्रम्प की तारीफ में खत्म हो जाती है। So there are lots of things about him which are very मतलब peculiar भी है, और they contribute to bad governance, मतलब अच्छी गवर्नेंस का सबब नहीं है उनकी आदतें और उनका रवैया। और जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपको याद है कि इमरान खान की एक, उन्होंने कुछ ये घटिया सी बात कर दी थी MBS के ताल्लुक से, जो हम्म। लीक हो गई थी, अगर आपको याद है। और जी। कहते हैं कि उसके वजह से MBS इतने नाराज हो गए थे कि सऊदी पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो गए। अब वैसी हरकत इन्होंने भी कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने। हाँ, ये और बात है कि MBS कांट बी दैट टफ विद अमेरिका जिस तरह वो पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन वो बात तो रहेगी ना, मतलब भूल थोड़ी लेकिन ना। ये क्यों इतने डिस्टर्ब है सर? इतना क्या इनको बुरा बुरा लग गया है डोनाल्ड ट्रम्प को सऊदीया का? देखिए सऊदी अरेबिया के जब MBS यहाँ आए थे मिलने के लिए, अगर याद है अभी जब मीटिंग हुई थी उनकी, तो डोनाल्ड ट्रंप अपेरेंटली 1.5-2 घंटे तक वन ऑन वन उनके साथ लिटरली मतलब बैजर कर रहे थे उनको कि आप इब्राहिमिक अकॉर्ड साइन कर दो। तो MBS में ना से ना वो मूवी नहीं हुआ। सो एक वो चल रहा है कि दे आर वेरी अपसेट कि ही इज नॉट ज्वाइनिंग MBS, इसराइल को रिकग्नाइज नहीं कर रहा है। दूसरी चीज ये है कि मेरे ख्याल से अमेरिका और इसराइल की नज़र में जो रोल मॉडल है वो UAE है, कि वो पूरी पूरी तरह से इसराइल की चप्पल बन जाए, डोरमैट कह सकते हैं। सो दे वांट एवरीबडी टू बी लाइक UAE। इस्लाम को छोड़ दे, मुसलमानों को छोड़ दे, जायनिस्ट को और हिंदुत्व को पकड़ ले, दैट इज व्हाट दे वांट। वो नहीं हो रहा है। UAE भारत की तरफ भाग रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट कल आपके पास आ रहे हैं, वो भी तुर्की के साथ। और सो दीज आर ऑल कंट्रीज विच आर अमेरिका के लिए फ्रेनिमीज है ना ये। दे आर नाइदर फ्रेंड्स नॉर एनिमीज, बट दे आर फ्रेनिमीज। सो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया इज प्रैक्टिसिंग सम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो पसंद नहीं आ रही है अमेरिका को, अनलाइक अदर कंट्रीज जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसा कि इजिप्ट ने क्या कर लिया इस पूरी जंग में, 1 महीना हो गया मतलब दिस इज आई थिंक देयर बिगेस्ट अचीवमेंट कि वो पाकिस्तान को फॉरेन मिनिस्टर भेज रहे हैं। सो सम ऑफ दीज कंट्रीज आर नॉट एक्सरसाइजिंग एनी ऑटोनॉमी। और दूसरी चीज ये है, हालांकि ईरान ने तुर्की के तरफ 2 हमले किए हैं, तुर्की ने कुछ नहीं किया, सिर्फ साइप्रस
को प्रोटेक्ट करने में थोड़ी बहुत मदद कर रहा है बस, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ नेटो। तो नेटो के सारे शिप्स वहाँ पर साइप्रस के डिफेंस के लिए आ गए। अगर दोबारा अगर ईरान फायर करता है एक आध मिसाइल टूवर्ड्स द ब्रिटिश जो वहाँ बेस है, तो दे आर गोइंग टू ब्लॉक इट, दैट इज ऑल। तो मेरे ख्याल से ही इज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि अब एब्राहमिक एकॉर्ड्स एक्सपैंड ही नहीं हो रहा, कौन होगा? मेरे ख्याल से इसके बाद वो पाकिस्तान के पीछे आएंगे कि आप साइन कर लो। उनको एक बोनस मिल गया कजाकिस्तान, विच नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। आपने देखा कजाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला, इज लाइक नोवेयर इन दिस सीन। वो डोनाल्ड ट्रम्प से जो फेवर्स उनको मिलने थे शायद मिल गए इन एक्सचेंज फॉर साइनिंग एब्राहमिक एकॉर्ड। मैंने उसके खिलाफ एक बहुत ही सख्त आर्टिकल लिखा था। तो मेरी थोड़ी कजाकिस्तान के एक दो एक्सपर्ट से बात हुई, तो वो कह रहे थे खान साहब 30 साल पहले हमने रिकग्नाइज कर लिया था इसराइल को, तो ये एकॉर्ड्स हमने ऑलरेडी 30 साल पहले ज्वाइन किए हुए हैं। वी आर जस्ट रीडूइंग इट टू मेक ट्रम्प हैप्पी। देयर इज नथिंग सब्सटेंटिव अबाउट इट। जैसा कि आप मोरक्को को देख लें, सूडान को देख लें, बहरीन को देख लें, वो क्या कर रहे हैं? दे आर डूइंग नथिंग सिवाय यूएई जो इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे दे रहा है, डिफेंस कोलैबोरेशन कर रहा है और फायदे भी उठा रहा है इसराइल के। दी अदर एब्राहमिक एकॉर्ड्स ने अपनी अपनी जो डील बनाई थी कि जैसा कि मोरक्को ने कहा था कि वेस्टर्न सहारा हमको दे दे, और अमेरिका ने कहा ठीक है तुम्हारा है, बस खत्म हो गई। उसके बाद से मोरक्को ने कुछ नहीं किया। सो इन दैट सेंस आप कह सकते हैं कि बिकॉज सऊदी अरेबिया इज द प्राइज, वो समझते हैं कि अगर सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट कर लिएगा इसराइल को तो सारी मुस्लिम दुनिया कर लेगी। आई एम नॉट वेरी श्योर दैट विल हैपन, बट दैट इज द थ्योरी। तो सर सऊदी अरेबिया करने जा रहा है क्या इसराइल को तस्लीम? और फिर पाकिस्तान तो मेरे ख्याल कर ही लेगा अगर सऊदिया ने कर लिया तो। दैट इज द थियरी, दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग ना। लेकिन आपके पास तो कई ऐसे लोग हैं जो फिर बमे वमे फुटने शुरू हो जाएंगे ना डोमेस्टिकली। सुसाइड बॉम्बर ये वो आ जाएंगे शहबाज शरीफ के लिए या आसिम मुनीर को, शायद उनके ही फौज का कोई बंदा मार दे, उनको क्या पता। बट आई डोंट थिंक ये जंग, एक दो साल पहले एमबीएस ने एक इंटरव्यू दिया था ब्रेड बेयर को फॉक्स, अगर याद है आपको, तो उसमें कहा कि वी आर मूविंग फास्ट, वेरी फास्ट टुवर्ड्स दिस। लेकिन उसने 3 कंडीशन जो लगाए थे। एक कंडीशन ये था कि नेटो की तरह सिक्योरिटी गारंटी दे सऊदी अरेबिया को कि अगर सऊदी अरेबिया पे हमला होता है तो इट इज इमीडिएटली द यूएस विल बी ऑटोमेटिक, जैसा कि आर्टिकल 5 है नेटो का। दूसरा उन्होंने कहा था कि सिविलियन न्यूक्लियर, और तीसरा के पहले कहा कि पैलेस्टीनियन स्टेटहुड अनाउंस करे, फिर उसके बाद एक क्लियर पाथवे टू पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। पाथवे तो 25, 30, 40 साल से है उसमें, लाइक व्हाट इज ही आस्किंग मोर देन दैट। तो अब वो डिटेल्स में जो नेगोशिएशंस हो रहे हैं पता नहीं क्या है। इसराइल ने शायद अग्री नहीं हुआ न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी और उसके लिए भी, तो फिर वो ड्रॉप हो गया है। और फिर बाद में उसके बाद सऊदी अरेबिया के देखिए ईरान चाइना ने जो बीजिंग में जो नेगोशिएशन, हालांकि काम तो बेचारा ओमान ने किया था, लेकिन क्रेडिट चाइना ने ले लिया जब सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशंस नॉर्मलाइज हुए। तो वो चीज़ें भी इनको नहीं पसंद आते। चाइना के साथ 25 साल का अग्रीमेंट हुआ इन्वेस्टमेंट्स का, तो सऊदी अरेबिया जिस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, तो टू अंडरस्टैंड सऊदी फॉरेन पॉलिसी में आपको एक चीज से आपको सीधा समझ गया कि सऊदी अरेबिया ब्रिक्स में है या नहीं। इट इज नॉट क्लियर, राइट, कि इज इट पार्ट ऑफ ब्रिक्स और इज इट नॉट पार्ट ऑफ ब्रिक्स। तो उससे आपको नजर आ जाता है कि सऊदी इज, मतलब वो फजी लग रहा है। मतलब अगर आप अगर चश्मा निकाल के जब देखें चीजें कैसा लगता है, वैसा सऊदी अरेबिया की फॉरेन पॉलिसी में क्लैरिटी थोड़ी कम है। इट इज नॉट वेरी क्लियर एज टू व्हाट इट टेल्स यू कि वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। और फिर इस तरह की जब बातें जब डोनाल्ड ट्रम्प करते हैं तो फिर अमेरिका आपसे भरोसा उतर जाता है, फिर रशिया और चाइना का सोचने लग जाते हैं। तो दैट इज द डील। अब देखिए ये जो यूक्रेन के साथ जो डील हुई है, इट इज बिकॉज ही इज नॉट श्योर कि अमेरिका ब्लॉक कर रहा है ईरानी ड्रोन, जस्ट खाली ड्रोन टेक्नोलॉजी। सर इसकी क्यों जरूरत पेश लगी उनको, क्यों ऐसी जरूरत लगी कि इन्होंने यूक्रेन के साथ सऊदिया ने डील की है? देखिए
कास्ट सिस्टम का मैं मदद लेके एक्सप्लेन करता हूँ। अरब आर लाइक द शेड्यूल कास्ट। उनको तो घर में भी नहीं आने देना चाहते हैं गोरे। अब इनके पास तेल आ गया तो बर्दाश्त कर ले रहे हैं। अब इट्स लाइक सेइंग कि आपके मोहल्ले में कोई शेड्यूल कास्ट है और वो लॉटरी जीत गया और सडनली उसके पास अच्छे अच्छे खाने पक रहे हैं, शीर खुरमा बन रहा है और वो आपको बुला रहा है, तो आप जाके खा के आ जाएंगे ना फ्री में। शीर खुरमा तो खा ही आऊंगी सर, और कुछ बिल्कुल। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद साउदीज। अमेरिका डजंट केयर अबाउट। उनके लिए कोई इज्जत नहीं है, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं होती कि उनकी इज्जत करे। देखिए, आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द अरब। क्या व्हाट शुड वी रेस्पेक्ट देम फॉर? कि आपकी हिम्मत लग गई, जमीन से तेल निकल रहा है और आपके पास पैसे आ गए, दैट्स इट। मेरे पास स्टूडेंट्स आते, अभी तक 25 साल में एक ब्राइट स्टूडेंट नहीं आया। मेरे पास पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, इंडियंस तो बहुत है ही, टर्किश स्टूडेंट्स आते हैं, दे डू वर्क, दे स्टडी हार्ड। उनकी मोरक्को से स्टूडेंट्स आते हैं, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, राइट। यहाँ से कुछ भी नजर नहीं आता, कोई ऐसे मेरिट ही नजर नहीं आती मुझे। तो अगर मैं मुसलमान होते हुए ये बात जानता हूँ कि मदीना मक्का वहाँ है, मैं कई बार गया हुआ हूँ, आई इवन मेट विद किंग अब्दुल्ला, मैंने उनकी पार्लियामेंट को तकरीर भी किया। आपको पता है सऊदी अरेबिया में पार्लियामेंट है, मजलिस शुरा। जी जी जी। मजलिस शुरा को तकरीर भी दी है, वो भी इस्लाम एंड डेमोक्रेसी पर। तो आई नो देम वेरी वेल, आई बीन देयर। अब तो मैं जाता भी नहीं हूँ। सो देयर इज नथिंग टू रिस्पेक्ट एक्सेप्ट के पास तुम्हारे पास डिस्पोजेबल कैश है and you are willing to buy stupid things for a lot of things. In fact, ये जो करंट MBS है, उनके बड़े भाई से मेरी दोस्ती है। He was a postdoc at Georgetown. वो PhD है कैम्ब्रिज से। तो उसने मुझे कहा था, मुक्तदा तुम 10 साल पीछे हो, अगर आज से 10 साल पहले तुम प्रोफेसर बन जाते तो खाली धमकी देने से कि मैं सऊदी अरेबिया पे किताब लिख रहा हूँ, पैसे वो दे देते थे तुमको। You don't even have to write because they were trying to control how the West thinks about it. अब वो भी नहीं करते। So there is no reason to respect them as just people with cash जो आप ले सकते हैं उनके पास से। एटलीस्ट इसराइल में अचीवमेंट्स हैं, साइंटिफिक हैं, टेक्नोलॉजी अचीवमेंट्स है। आप छोड़िए, आर्ट और कल्चर में भी काफी अचीवमेंट्स होते हैं उनके पास। उनके एक्टर्स यहाँ आते हैं, दे मेक मूवीज। So there is a respect for them as a country, as a society in the West. लेकिन सऊदी अरेबिया में बस like I don't understand any of the Arab countries को ले लें आप, what are they worthy of ऊपर से उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज है उससे तो और रिस्पेक्ट खत्म हो जाता ना कि ये तो नौकर हैं वेस्ट के। सो इन दैट सेंस व्हाई विल ट्रम्प रिस्पेक्ट MBS? अगर उसको समझा कि अरे इसको मेरी जरूरत है और मेरी जरूरत के लिए मैं जितने पैसे चाहूँ इनसे ले सकता हूँ, सो व्हाई शुड आई रिस्पेक्ट हिम? सो दैट इज व्हाई ही इज ट्रीटिंग हिम लाइक दिस। MBS ने कुछ जवाब ही नहीं दिया। like this. मतलब ये और बात है कि किसको उसने रेस्पेक्ट किया। जापान के प्राइम मिनिस्टर के साथ देखा आपने कैसा सलूक किया। तो एक चीज तो ये है कि ही डज नॉट रेस्पेक्ट एनीबॉडी। मोदी को 70-80 बार उसने ह्यूमिलिएट कर दिया। मोदी की तो मिमिक्री भी शुरू कर दिया था, याद है आपको? ही वाज ट्राइंग टू टॉक लाइक एन इंडियन, जो कॉमेडियंस शुरू करते हैं। सो ही इज इंसल्टिंग एवरीबॉडी। वो स्टारमर को तो बार बार उसके मुंह पे भी कर देता है, रूम से भी निकाल दिया था। नेतन्याहू एक वाकई बाकी है जिसको उसने कभी इंसल्ट नहीं किया। सर अभी हमारी तरफ भी नहीं आया, हमारी भी अभी फिलहाल तो इंसल्ट नहीं हुई है। और पता नहीं अभी तक तो आसिम मुनीर का दैट जनरल आई लाइक उसको नाम, मुझे हंसी आती है। कई बार मैंने देखा, he says they are my good friends, नरेंद्र मोदी का नाम याद है, he says मोदी, लेकिन आसिम मुनीर का उसको नाम नहीं आता, he keeps saying जनरल। और I have never heard him say शहबाज शरीफ also. I don't know whether he knows their names. लेकिन सर क्या अमेरिका में जो अमेरिकन हैं, क्या वो डोनाल्ड ट्रम्प को सीरियसली ले रहे हैं? क्या उनको लगता है कि इन्होंने जो वॉर शुरू की है वो ठीक की है और ऐसा ही होना चाहिए था, या इजराइल के साथ जो ये दे रहे हैं क्या उस पर अमेरिकन खुश हैं? देखिए, दो अलग सवाल हैं। एक तो ये है कि पब्लिक ओपिनियन इज नॉट इन फेवर ऑफ द वॉर। सिर्फ 25-30% आर इन फेवर, कुछ 50% इसके खिलाफ है, 20-25% डोंट नो। अब जैसा कि अब असर होने लगा है ना, तेल की कीमत यहाँ पे $1 बढ़ गई है पर गैलन, सो पीपल आर गेटिंग अपसेट। द ओनली थिंग जिसके जैसे डोनाल्ड ट्रम्प बचे हुए हैं कि पिछले 10 दिन में एक भी अमेरिकन नहीं मरा इस जंग में। तो एक ऐसी जंग है, सोचिए आप,
मैं किसी से एक शो में बात कर रहा था, मैं बोला देखिए, वो कह रहे थे कि ईरान जंग जीत रहा है। मैं बोला देखिए, ईरान इज होल्डिंग आउट, ये उसका स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट है। लेकिन देखिए, मैं अमेरिका में रहता हूँ, हमारे पर एक कंकर तक आके नहीं गिरा, एक महीने से जंग लड़ रहा है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एसिमेट्री है रियलिटी में। तो अमेरिकन बॉडी बैग भी नहीं आ रहे हैं, सो फोकस भी इस पे नहीं है उतना ज्यादा जितना हम लोग जो 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 स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उनका जितना फोकस है, आम अमेरिकन का उतना ज्यादा फोकस नहीं है। लेकिन मागा में काफी बगावत हो रही है, आपने सुना होगा, टक्कर कार्लसन को ले ले, मेगन केली को ले ले, स्टीव बैनन वगैरह, ये तो बहुत ही खिलाफ है। दे आर वेरी अपसेट कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ बगावत कर ली है। तो अब पब्लिक ओपिनियन ऐसा है कि जो 25-30% और ओके विद द वॉर, बिकॉज उनके ऊपर पिछले 40 साल से कह रहे हैं कि भाई ये इसराइल के लिए धमकी है, इसराइल के लिए खतरा है, न्यूक्लियर वेपन्स, बार बार ट्रंप कह रहे हैं अगर उनके पास बम होता तो कल यूज कर लेता। ईरान के पास केमिकल वेपन्स है, दे हैवंट यूज्ड इट, 1 महीना हो गया जंग में। तो तो अगर बॉडी बैग्स आते हैं तो वो बदल जाएगा, बट अब असर होने लगा है, महंगाई हो रही है, हमारे पास एयरपोर्ट की इतनी क्राइसिस है कि 5 घंटे पहले जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी की क्राइसिस बिकॉज द गवर्नमेंट पार्शियली शट डाउन है। तो उसके वजह से आई थिंक पब्लिक ओपिनियन इज गोइंग टू सॉर्ट ऑफ वेरी अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो पहला सवाल था आपका, लोग कैसा सुनते हैं कि एक कल्ट है मैगा का, जिसमें आप कह सकते हैं कि 90% तक दे आर, जैसा मोदी के अंधभक्त है। मोदी अगर क्लीन बोल्ड हो जाए 0 पे भी तो बोलेंगे वाह वाह क्या जबरदस्त ये चाल है, कुछ मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह की जो बातें। वैसे ही अंधभक्त यहाँ पर भी है कि डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनको ऐसा जो चीजें वो कहना चाहते थे, स्पेशली जो अनपढ़ मार्जिनलाइज्ड गोरे हैं, वो चीजें ट्रंप कहते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि वो ही अचीवमेंट है, ठीक है, कि क्लिंटन को गाली दे दी, ओबामा को गाली दे दी, वही उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो एक ऐसा कल्ट है मैगा का, विच इज वेरी हैप्पी विथ वॉट एवर ही इज डूइंग, पार्टली बिकॉज वो खुद ही नहीं समझ रहे हैं कि उसका असर क्या हो रहा है। देखिए, आपने देखा होगा कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो बसेस जला देते हैं, बिल्कुल बस जलाते हैं, फिर मंडे को उन्हीं के पास बस नहीं होती जॉब जाने के लिए। ये बात उनको समझ में ही नहीं आती कि ये मैं बस जलाऊंगा, जलाना है तो जाओ किसी अमीर मोहल्ले में जाके कार जलाओ, वहां पे खड़े हुए हैं उसको जलाओ, उतनी तो अक्ल है ही नहीं, इसलिए तो आप इतने बैकवर्ड हैं। तो उसी तरह का बेवकूफ क्राउड है इस मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली हम कभी व्हाइट ट्रैश भी कह देते हैं। तो ये लोग, उनके लिए एक ऐसा बंदा मिल गया जो उनकी जबान बोलता है और उनके लिए बोलता है, और उनको अभी तक समझ में नहीं आया कि उनको अभी तक कुछ फायदा नहीं हुआ उनके वजह से। देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने टैक्स एग्जाम कर दिए, ये बंदे तो टैक्स भी नहीं देते। बिल्कुल। हाँ, तो फिर इनका फायदा क्या हो रहा है? और जब टैक्स कटेगा तो बेनिफिट्स कटेंगे, तो ये बेनिफिट्स वाले हैं गरीब। देखिए, जो मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास है, विच इज डेमोक्रेट, ये बेनिफिट फ्रॉम द स्टेट। ये तो पुअर एंड मिडिल, जो लोअर मिडिल क्लासेस हैं, वर्किंग क्लासेस हैं, जो ट्रंप के वोटर्स हैं, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो वो टैक्स काट कर इनके बेनिफिट्स काट रहा है, ये भी उनको समझ में नहीं आ रही है। मैंने एक औरत का इंटरव्यू देखा था 2024 में, वो कह रही थी कि गैस का सिलेंडर अगर 50,000 रुपए भी हो गया तो मैं मोदी को ही वोट दूंगी। तो एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ पीपल है, बट देयर लाइव्स आर गेटिंग मिजरेबल। देखिए, हेल्थ केयर अभी तक रिन्यू नहीं हुआ, $30 बिलियन के लिए उसने ओबामा केयर को एक्सटेंड नहीं किया, उसकी सब्सिडीज। अब ये जंग में $1 बिलियन ए डे, अमेरिका में $100 मिलियन में एक दवाखाना बन सकता है। तो हम रोज 10 दवाखाने फेंक रहे हैं। सही। तो सोचिए, आपने पिछले लेकिन 30 दिन में हमने 300 दवाखाने बना सकते थे अमेरिका में इन्हीं पैसों। लेकिन सर, इससे मिल क्या रहा है ट्रंप को? एक तो मुझे आपसे ये भी समझना है, क्या इससे ट्रंप को हासिल क्या हो रहा है, या ट्रंप अब कोई फेस ढूंढ रहे हैं? प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में जो इलेक्शन है वो इलेक्शन नहीं, ऑक्शन है। अब अगर आप ऑक्शन में जा रहे हैं तो पैसे बहुत चाहिए, तो आप
गूगल कर ले एक शख्स जिसका नाम है मरियम एडल्सन, वो एक प्रो इजरायली बिलियनर है जिसके कैसीनोज वगैरह उसका हस्बैंड शेल्डन एडल्सन ने बना। उसने डोनाल्ड ट्रंप को $250 मिलियन दिए हैं अभी तक इलेक्शन के लिए, और 250 मिलियन प्रॉमिस किए, और वो उचका भी रही है डोनाल्ड ट्रंप को टू गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे अगर तुम तीसरी बार अगर रन करोगी तो मैं 250 मिलियन और दूंगी। उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़ी हुई है वो 80 साल की, कहीं ना कहीं मरी जाएगी, तो व्हाट टू डू विद द मनी। तो वो इजराइल फर्स्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको मेडल भी दिया और कहा इजरायली पार्लियामेंट में, कहा जब मैं मरियम से पूछा आर यू इजराइल फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट, शी डिडंट आंसर द क्वेश्चन बिकॉज शी न्यू आई वुड नॉट लाइक द आंसर। इसका मतलब वो इजराइल फर्स्ट है। तो ऐसे इजराइल की किस्मत अच्छे हैं कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि बहुत सारे अमेरिकन बिलियनर्स आर प्रो इजराइल। जैसा आप लैरी एलिसन को ले ले, ओरेकल का ओनर, उसने टिकटॉक खरीद लिया क्योंकि टिकटॉक के वजह से अमेरिका के यंग बच्चों में एंटी इजरायली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि दैट वाज मतलब वहां पे ज्यादा ऑटोनॉमी थी, फ्रीडम था, फेसबुक वगैरह पे काफी कंट्रोल है। दूसरी चीज ये है कि फॉर एग्जांपल कल मैं चैट जीपीटी पे थंबनेल बना रहा था, मैंने कहा मेक मी डिजाइन ए थंबनेल दैट सेज ऑल 13 यूएस बेसेस डिस्ट्रॉयड। वो नहीं बना रहा, रिफ्यूज कर रहा है चैट जीपीटी। मैं बोला व्हाई? तो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल, आई रेड द न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल, इट सेज इट इज अनइनहैबिटेबल, सो आई विल से अनइनहैबिटेबल। आई सेड नो, आई वांट डिस्ट्रॉयड। वो रिफ्यूज बना ही नहीं रहता। और फिर उसके बाद जवाब मुझे देता है कि आई कैन नॉट मेक दिस स्टेटमेंट बिकॉज इट इज नॉट एंटायरली फैक्चुअली ट्रू। फिर मैंने कहा ठीक है, मेक ए डिफरेंट थंबनेल दैट सेज ऑल ऑफ ईरान्स मिसाइल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड। फट से बना दिया। मैंने बोला ये एक्यूरेसी है। सो एआई ने प्रो इजरायली बायस एम्बेड कर रहा। तो ये जो बिलियनर्स हैं, पैसे आप गिन लें, फेसबुक को देख लें या लैरी एलिसन को ले लें, उसने एबीसी भी खरीद के तबाह कर दिया है, एबीसी की न्यूज, बिकॉज दे ट्राई टू मेक इट प्रो इजराइल। सो इजराइल हैज दिस एडवांटेज, और डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि वो इजराइल लॉबी के खिलाफ जाएंगे तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। इससे पहले सिर्फ एक ही प्रेसिडेंट वेंट अगेंस्ट द इजरायली लॉबी, वो जॉर्ज एच बुश थे। वो जंग जीत कर भी इलेक्शन हार गए। उन्होंने जॉर्ज एच बुश के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जेम्स बेकर, उसने नेतन्याहू को पर्सनल नॉन ग्राटा बना दिया था। उसको स्टेट डिपार्टमेंट में आने की इजाजत नहीं थी ड्यूरिंग WH बुश के जमाने में, लेकिन उनको हरा दिया। उसके बाद से ये सारे डर गए कि इजराइल के खिलाफ हम कुछ कहकर इलेक्शन, इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आप नहीं जीत सकते। आप देखिए ओबामा भी जाते जाते 30 बिलियन देके चला गया। ये बंदा जो बाइडेन जाते जाते 17.5 बिलियन दे दिया। उससे इतने नाखुश हैं, हालांकि उसने 14 महीने तक गाजा के जेनोसाइड को सपोर्ट किया बाइडेन ने, उसके बावजूद उसको कुछ पैसे नहीं मिल रहे उसके लाइब्रेरी बनाने के लिए, या हमारे पास 2 चीजें उसके नाम से बाइडेन इंस्टीट्यूट भी बना दिया, बाइडेन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कोई भी पैसे नहीं दे रहे बाइडेन के नाम पर। लेकिन ट्रंप ने जो एक्सटेंशन व्हाइट हाउस का करवाया उसमें आराम से बिलियनर, सो ही इज गेटिंग मनी फ्रॉम देम। लेकिन उनके पैसे देने का अंदाज भी वो बहुत स्मार्ट है। वो $1 देते हैं, $2 का फायदा उठा लेते हैं। हाँ, लेकिन ये बेवकूफ की तरह नहीं है जैसे कतरी है, उठा के दे दिया 400 मिलियन का, कुछ नहीं मिला, राइट। $2 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप उस पर प्रॉफिट बना लिए तो दैट इज फाइन, बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग वेयर डोनाल्ड ट्रंप टेल्स यू टू इन्वेस्ट, इस खानदान ने कितना पैसा लूटा है इनसे, जैरेड कुशनर से लेके एरिक ट्रंप। सो इट साउंड्स स्ट्रेंज, लेकिन अक्ल कम है। मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन, इट साउंड्स रेसिस्ट के बाद लोग अक्ल ज्यादा है, बाद लोगों में अक्ल कम है। मिडिल ईस्ट में मुझे लगता है कि मतलब सर इतना नहीं सोचते मिडिल ईस्ट वाले। मैंने देखा है कि ये गल्फ कंट्रीज में बाकी में अकल का मैं या पता नहीं इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन सर पाकिस्तान की बात किए बगैर तो खैर नहीं हम जा सकते इस शो में से। तो सर हम कहाँ फंसे बताइए? हमने एक तरफ डिफेंस पैक्ट कर रखा है सऊदीया से, दूसरी तरफ हम ट्रंप को भी खुश करने में लगे,
और भारत की तरफ से सर कोई हम खास बात सुनते नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं आता, कुछ नहीं आता है। एक जो घूमता फिरता स्टेटमेंट आया डॉक्टर जयशंकर का, तो वो भी पाकिस्तान को ही उल्टा सुल्टा उन्होंने कुछ बोल दिया। तो इस वक्त पाकिस्तान आपको क्या लग रहा है कि सही पॉलिसी लेके चल रहे हैं, सही स्ट्रेटेजी है, या कहीं फिर प्रॉब्लम में आएंगे? कहते हैं कि जो कमजोर मर्द होते हैं, जब उनको दफ्तर में उनका बॉस डांटता है तो उनकी हिम्मत नहीं होती बॉस को कुछ कहने की, घर में आके बीवी को मारते हैं। तो इंडिया वैसे ही कर रहा है। ट्रंप के सामने तो मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है, ना नेतन्याहू के सामने मुंह खोलने की। नेतन्याहू से कितने बार मिले मोदी, एक बार भी कहा दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, कह के देखे? तो घर आके बीवी को मारते हैं, पाकिस्तान इज दलाल नेशन, ये वो, बस किसी के बारे में वो गालियां गलौज कर सकते हैं। दैट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। बट मैं कुछ 2 दिन पहले या कल शायद आई इंटरव्यूड ए पाकिस्तानी एनालिस्ट, सायरा काजमी, आपके लास्ट नेम तो शायद आप जानते हैं। तो नहीं। हाँ। सायरा काजमी वो जियो पॉलिटिक्स करती है, पढ़ाती है। अच्छा। तो मैं उनको इनवाइट किया, तो उनके साथ मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या पाकिस्तान और ईरान जिन्होंने आइडियोलॉजी की बेसिस पे फॉरेन पॉलिसीज बनाई है इतने सालों से, क्या उसका फायदा हुआ है? देखिए, आप दो ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने मिस्ड ग्लोबलाइजेशन, खत्म हो गया ग्लोबलाइजेशन। 30 साल का मौका था जिसका फायदा सबसे ज्यादा चाइना और इंडिया और अमेरिका ने भी बहुत उठाया। हमने 10-12 या 6-7 ट्रिलियन डॉलर से 31 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई हमारी इकोनॉमी। और इंडिया और चाइना ने तकरीबन, आप कह सकते हैं, 150 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया, दोनों मुल्कों ने मिलकर। बट ईरान एंड पाकिस्तान हैव बोथ मिस ग्लोबलाइजेशन। वैसे अफगानिस्तान भी, बट उनको तो खैर दे आर नॉट इवन वर्थ टॉकिंग अबाउट। तो मैंने कहा कि ये फॉरेन पॉलिसी का जो आइडियोलॉजिकल एजेंडा था, तो जब हम उस पर बात कर रहे थे, मुझे इस बात का इल्हाम हुआ कि वी आर गोइंग थ्रू ए पीरियड वेयर पाकिस्तान की इकोनॉमी इज गोइंग डाउन बट डिप्लोमेसी इज गोइंग अप। इंडिया की डिप्लोमेसी इज गोइंग डाउन बट इकोनॉमी इज गोइंग अप। तो आप चुने क्या चाहिए? फोन कॉल्स चाहिए लोगों की तरफ से, या आप जैसा कल कॉन्फ्रेंस होने वाली है कर ले, उससे कुछ फायदा तो होने वाला नहीं है, ना गरीबी मिटेगी, ना एजुकेशनल स्टैंडर्ड। आई थिंक ये जो गरीब मुल्क हैं चुप हो जाए और जस्ट फोकस ऑन डेवलपमेंट। और ये जो पैसे के पीछे टेम्पररीली फॉरेन एड, आई डोंट नो, आपके पास कई चीजें हैं, मैं लिख के दे सकता हूँ 400-500 चीजें जो आपकी सरकार कर सकती है जिससे आपका मुल्क बेहतर हो सकता है। उस पर फोकस करें, ना कि इधर उधर भाग रहे हैं इनके पीछे उनके पीछे। फॉर एग्जाम्पल, कितना वक्त जाया किया वो बोर्ड ऑफ पीस पे, कुछ हुआ ना? गाजा का फायदा हुआ ना पाकिस्तान का फायदा हुआ? कुछ नहीं, राइट? सो व्हाई आर दे वेस्टिंग सो मच टाइम इस उम्मीद से कि अमेरिका आपका तकदीर बदल देगा? नहीं बदलेगा। You have to do it yourself। कुरान में साफ लिखा हुआ है कि वो लोग जो अपनी तकदीर बदलवाना चाहते हैं, इससे उनको अपनी आदतें बदलना चाहिए। And I think that is the lesson that we are people are not listening। और उसमें आवाम की बेखौफी है। देखिए, जो डेमोक्रेसीज होते हैं, डेमोक्रेसीज आर एज गुड एज उनकी जो सिटीजन्स की अवेयरनेस के। अगर सिटीजन्स अनअवेयर है ना, तो फिर डेमोक्रेसी का फायदा नहीं, नुकसान होता है। बिल्कुल। बिकॉज आप बेवकूफ पब्लिक को खुश करने के लिए बेवकूफ चीजें करना शुरू कर देते। सर, अब तो पब्लिक भी बेवकूफ नहीं बन रही ना, पब्लिक को भी बहुत समझ आ गई है। इन्होंने अभी तक समझे वही पब्लिक है पुरानी वाली। हाँ, आई डोंट नो। अब देखिए, ये जो तेल का प्रॉब्लम हुआ है, पाकिस्तान को तेल का प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। यू हैव अ बॉर्डर विद ईरान, व्हाई इजंट जमीन से आ जाना चाहिए तेल? अब तो ईरान पे से वो भी खत्म हो गया है, सैंक्शंस निकाल दिए ट्रंप ने ना। सर, तेल का सच प्रॉब्लम नहीं था, ये तो आईएमएफ का डेलीगेशन आया हुआ था ना, उन्होंने जो शर्तें लगाई थी जो मतलब इंस्टॉलमेंट के लिए कंडीशन थी, उसमें ये भी था कि आप फ्यूल प्राइस बढ़ाए। तो इन्होंने वो जैसे कहते हैं ना, उनके कंधे पे बंदूक रख के चला दिए ईरान के। तो वो जी वॉर की वजह से ऐसा हुआ है। तेल के पीछे बढ़ा लें, लेकिन अगर सस्ता तेल ईरान से खरीद लेते हैं तो एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास थोड़े पैसे तो आ जाएंगे दूसरी चीजें करने के लिए। अमेरिका करने देगा सर इनको?
आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। मेरे ख्याल से छोटी छोटी चीजें मैं जब सुनता हूँ हैरत हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपको पता है प्रोफेसर में सबसे ज्यादा तनख्वाह आपके पास होती है पूरे साउथ एशिया में। आदि जितना पब्लिशिंग बांग्लादेश में, पाकिस्तान और श्रीलंका में करते हैं प्रोफेसर, आपके प्रोफेसर, आई एम सॉरी टू से, उसकी आदि भी नहीं करते। दे डोंट पब्लिश दैट मच, दे आर नॉट प्रोडक्टिव। हमारी फील्ड में बहुत ही कम गिने चुने 10-12 आपके पास ऐसे लोग हैं जो हु आर रिकॉग्नाइज्ड आउटसाइड द कंट्री। जो थोड़े बहुत अच्छे थे वो तो बाहर चले ही गए, बट द अदर्स आर एट होम। मैं आपको लिटरली 300-400 आईआर के प्रोफेसर के नाम ले सकता हूँ जो इंडिया में बैठ के दे आर डूइंग वर्ल्ड क्लास वर्क, लेकिन उनसे ज्यादा तनख्वाहें आपके प्रोफेसर को मिलती हैं, जमीन मिलती है। पता है आपको, अगर आप प्रोफेसर हैं कराची यूनिवर्सिटी में, आप जमीन मिलती है, फिर आप अपनी बेगम को वहां पे सेक्रेटरी बना दे, उनको अलग जमीन मिलती है, फिर ये जमीन बेच के आप वो जमीन पे घर बना। तो आई रियलाइज कि जो पाकिस्तान की एलिट है वो पाकिस्तान का को लूट रही है। वो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन द कंट्री दे आर रॉबिंग द कंट्री। एग्जैक्टली। ये मुझे यहाँ पे भी लोग हैं बट पीपल डू वर्क यहाँ पर। मैं देखता हूँ दूसरी जगह, इसलिए मुझे टर्की बहुत पसंद आता है, मुस्लिम वर्ल्ड या मलेशिया। वहाँ पे लोग आर रियली डूइंग समथिंग फॉर देयर कंट्री। वो चीज आई थिंक इज मिसिंग इन पाकिस्तान के। जो पाकिस्तान एलीट है वो अपने मुल्क से जो भी चीजें ले सकते हैं वो ले लेना चाहते हैं। मैंने एक बार किसी से सुना था कि जब पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं तो पैसा लूट के बाहर लेके चले जाते हैं, और जब इंडियन पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं जो हैं, लेकिन वो वापस इंडिया में ही रखते हैं पैसा जाके यूके, फ्रांस में, ये डिफरेंस है बिल्कुल। इस बिल्कुल ऐसे सर, इसीलिए हम मुश्किल में। लेकिन सर भारत बिल्कुल खामोश है, मतलब कुछ भी नहीं कह रहे, ना हाँ ना 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 ईरान का साथ ना कुछ। हाँ पूछे तो कहते हैं कि हमने तो जी वहां पर हेल्प भेजी, हमने तो वहां पर एड भेजी है वहां पर ईरान में, लेकिन इसराइल को या अमेरिका के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहे, जबकि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है भारत। देखिए जब लोगों से बात सुनते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं मुझे कि कारगिल की जंग में इसराइल ने हमारी मदद की कि हम खड़े, तो क्या पाकिस्तान से इतना डरता है भारत कि इसराइल की मदद फ्यूचर में नहीं आएंगी बल्कि बात नहीं करेंगे? बातें तो इतनी करते हैं जस्टिस की, इक्वालिटी की, बड़े बड़े तकरीरें करने की आदत है। मोदी की अगर आप पार्लियामेंट में स्पीच सुनिए 24 मिनट की, तो एक बार भी उन्होंने अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं किया। ना वो स्कूल पे जो बच्चियां मारे गए तकरीबन 170 साल, ना लीडरशिप को मारने पे। यूरोपियन मुल्क, नेटो के कंट्रीज आर क्रिटिसाइजिंग खुलकर कि तुमने क्या किया, लीडरशिप को मारेगा, कल अब हमारी लीडरशिप को मारना शुरू कर देंगे। दैट विल बी ओके, राइट, क्योंकि अमेरिका ने किया है। सो ये जो खामोशी है इस पे इंडिया में काफी बहस चल रहा है। मैंने खुद एक आर्टिकल लिखा है, आपके कहने वालों को मेरा नाम से गूगल कर लें, एपिक साइलेंस का। हम एपिक फॉली, साइलेंस इज एपिक फॉली, वो जैसा कि ये जो जंग का नाम एपिक फ्यूरी रखा है ट्रम्प। तो और ये मतलब देयर आर पीपल, शशि थरूर की भी मैंने ऐसी की तैसी की क्योंकि ही सपोर्टेड द गवर्नमेंट। देखिए भारत ने पिछले 2-3 साल में बड़े बड़े बातें बहुत कर दी है, हम विश्व गुरु हैं, हम ये हैं वो हैं, और जयशंकर को बड़ा शौक है, उनको एक लफ्ज आ गया है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, वो बार बार यूज कर सकते। प्रॉब्लम ये है भारत का कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमस नहीं है, इट इज डिपेंडेंट। इसराइल के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर डिफेंस, अमेरिका पे डिपेंडेंट है फॉर लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड इट इज डिपेंडेंट ऑन द गल्फ। तो बोलती इसलिए उनकी बंद है कि दे आर अफ्रेड कि हम कुछ बोल दें और उस पर कोई हमारे खिलाफ एक्शन ले। अभी तक कोई मुल्क सिवाय ट्रंप के ऐसा इंडिया के खिलाफ कोई ऐसा डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया, और दैट इज द रीजन व्हाई इंडिया में मोदी, देखिए फॉरेन पॉलिसी को वो मोदी को प्रमोट करने में यूज करते हैं डोमेस्टिकली। तो अगर कोई बाहर से अगर पुश बैक शुरू कर दिया इंडिया के खिलाफ, तो दे आर वेरी अफ्रेड कि वो डोमेस्टिक इम्पैक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, इनके पास मेजॉरिटी नहीं आई तीसरे इलेक्शन में। सो आई थिंक इन ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मोदीज इमेज, वो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। कई चीजें भारत कह सकता था, यही चीज जब उन्होंने जाके तकरीर की तो कहा कि इनोसेंट लोगों को मारना इज अ बैड थिंग, लेकिन
भूल गए कि गाजा में 70,000 मारे गए इनोसेंट और देर बच्चे। यही स्टेटमेंट जो उन्होंने मॉस्को में कहा था दैट दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, वहां कह देते, अभी ट्वीट कर देते, अभी बोलती क्यों बंद है। तो इट इज ए स्ट्रेंज थिंग, अमेरिका इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किए जा रहा है। ये जो हमला हुआ है दिस इज एन इंटरनेशनली इलीगल वॉर है। अमेरिका के लिए तो डोमेस्टिकली भी इलीगल है, ना कांग्रेस से इजाजत मिली ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से। लेकिन ये बोल नहीं सकते भारत, फिर यहाँ पे जाके G7 में फिर कह दिया डॉक्टर जयशंकर के हमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करना चाहिए। क्या करेंगे आप वहां जाकर? क्या भारत के पास अगर आज वीटो पावर होता तो क्या इनकी बोलती खुल जाती? नहीं ना, इनकी बोलती इसलिए बंद है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन इजराइल एंड अमेरिका। डरते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ स्टेप्स ले लेंगे, वो H1B बंद हो गया तो फिर हमारे लाखों हजारों लोग अनएम्प्लॉयड। सो इंडिया इज ट्राइंग टू मैनेज इट्स डिपेंडेंसी इंटरनेशनली। डोमेस्टिकली वो बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को कि हम बड़े बहुत शानदार हो गए, ये हो गए। तो दैट इज व्हाई दे आर क्वाइट। और देखिए आप दूसरे लीडर्स ब्राजील के उसको देखिए, लूला तो बड़े जबरदस्त क्रिटिसाइज कर रहा है। जब ब्राजील की जब ब्रिक्स की चेयरमैन थे तो इतना जबरदस्त उन्होंने गाजा पे स्टेटमेंट इशू किया जो मोदी खुद साइन किए अंडर। अब ब्रिक्स बिल तो है या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, जरा जाके देखें वेबसाइट पे, अगर वो बंद तो नहीं हो गया ब्रिक्स। नहीं सर, अभी तक तो मेरा ख्याल है बंद नहीं हुआ है। भारत प्रेसिडेंट है, अगर कोई और रहता प्रेसिडेंट ब्रिक्स का, साउथ अफ्रीका का लीडर, साउथ अफ्रीका ने तो इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस कर दिया। सी द डिफरेंस ना। बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन बहरहाल सर अभी वॉर रुकती भी नहीं नजर आ रही है, ऐसा सभी कह रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।